एपिसोड की शुरुआत में किलो बोलता है कि मेरा दिमाग थोड़ा सा गर्म है, तुम्हारे साथ जो होने वाला है मुझे उसके लिए माफ कर देना। इसके बाद ये अपने हाथों से इलेक्ट्रिसिटी निकालता है और इसके बाद ये जो करता है ये सिर्फ किलो ही कर सकता है। ये अपनी पूरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जिसकी वजह से ये ग्लो करने लगता है। इसके बाल एकदम खड़े खड़े हो जाते हैं और इसके बाद अचानक से ये यूपी की नजरों से गायब हो जाता है और यूपी हैरान हो जाता है कि ये गया कहाँ पे। और तब अचानक से किलो इसके सामने आता है, अपने पीछे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और उसके पेट पे जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी दे मारता है जिसकी वजह से यूपी छोटे बच्चों की तरह चिल्लाने लगता है। किलो की इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा घातक हो चुकी होती है, इसलिए यूपी भी इसके सामने फेल हो रहा होता है। यूपी किलो के ऊपर अटैक करता है लेकिन अब किलो की रफ्तार भी बढ़ चुकी होती है। किलो उसको डॉज करके इसके मुंह के ऊपर एक जोरदार लात मारता है और इस लात में सिर्फ पावर नहीं साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी होती है और यूपी थोड़ा सा खिसक जाता है दूर की तरफ। इसके बाद यूपी देखता है कि किलो अचानक से इससे बहुत दूर होता है और तब किलो अपनी इस टेक्निक का नाम रिवील करता है जिसका नाम होता है गॉड स्पीड। इसके बाद यूपी बड़ी जोरों से दहाड़ता है और तब किलो इसके ऊपर फिर से अटैक करता है और ये गॉड स्पीड इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि यूपी जैसा खतरनाक क्रिएचर भी इसके सामने टिक नहीं पा रहा होता। ये इतना ज्यादा तेज होता है कि ये ना ट्रांसफॉर्म हो पा रहा होता है ना ही साउंड का इस्तेमाल कर पा रहा होता है, मतलब चूंचा तक नहीं कर पा रहा होता यूपी। किलो की गॉड स्पीड की वजह से किलो के पास अभी सुपर ह्यूमन स्पीड है, यानी कि ये एक तरह से छोटा फ्लैश बन चुका है। इसके बाद किलो एकदम हीरो की तरह आगे बढ़ने लगता है और अचानक से गायब होके यूपी के सामने पहुंच के उसके ऊपर बहुत सारे रेगुलर अटैक करता है जिसकी वजह से यूपी का थोबड़ा का जो नक्शा होता है ना वो बदल जाता है। किलो ने अपनी पावर को दो पार्ट में डिवाइड किया होता है जिनमें से पहला होता है स्पीड ऑफ लाइटनिंग जिसके जरिए ये अपनी बॉडी को बहुत तेजी से मूव करा सकता है और दूसरा होता है व्हर्लवाइंड जिसकी वजह से इसकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है इसके ओपोनेंट के साथ। और इस पावर को इसने डिस्कवर किया होता है जब वो ऑर्थो सिबलिंग से फाइट कर रहा होता है और उसने एक नैन का फिश पकड़ लिया होता है ऑर्थो ब्रदर का और यहीं से किलो को आइडिया आया होता है गॉड स्पीड का। किलो का हर अटैक प्रोग्राम्ड होता है और ये डिपेंड करता है इसके ओपोनेंट के रेस्पॉन्स के ऊपर। अगर इसका ओपोनेंट कुछ भी सोचेगा तो उसके ऑरा के जरिए ये उसको पता लगा सकता है, यानी कि किलो का ऑरा अपने ओपोनेंट को ऑरा को पहचानता है, उसके बाद उस हिसाब से ही उसके ऊपर अटैक करता है। और किलो यहाँ पे यूपी की जो धुलाई करता है यार का शूट देखता है उसके कलेजे में ठंडक पड़ जाती है। और तुम्हें भी कलेजे में ठंडक चाहिए तो इसको तुम इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो जिसको मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इसके बाद यूपी सोचता है कि यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है, इसकी पावर मेरी पावर का 10% ही होगा लेकिन उसके बावजूद मैं इसके सामने कुछ कर नहीं पा रहा। इसके बाद किलो व्हर्लविंड का यूज करके इसको एक जोरदार झटका देता है लेकिन इससे यूपी बहुत ज्यादा हैरान तो होता है लेकिन कुछ करता नहीं है और सोचता है कि ताकतवर है, इसका ऑरा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद इसको बिजली के झटके लगते हैं तब भी ये हंस रहा होता है क्योंकि अब इसको फाइट के अंदर मजा आने लगा है। इसके बाद यूपी सोचता है कि मुझे इतना मजा कभी फाइट के अंदर नहीं आया, जब मेरा एक्सप्लोजन हुआ तभी मुझे मजा आया था लेकिन उससे पहले मुझे इतना मजा कभी नहीं आया था जितना अभी आ रहा है। यानी कि यूपी का एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज हो रहा है और ये फाइट करने के लिए रेडी होता है लेकिन तभी अचानक से किलो का जो ऑरा होता है वो खत्म हो जाता है और किलो नॉर्मल मोड में आ जाता है। इसके बाद किलो पीछे एक स्टेप लेता है और भागने लगता है क्योंकि इसका ऑरा खत्म हो चुका होता है और यूपी चिल्ला के बोलता है कि तुम कहीं नहीं भाग रहे, तुम मेरे साथ फाइट करोगे, तब तक फाइट करोगे जब तक तुम्हारी मौत नहीं हो जाती। इसके बाद यूपी ऊपर आके देखता है वहां पे किलो होता ही नहीं है और यूपी सोचता है कि जरूर इन दोनों में से किसी के पास गायब होने की ताकत होगी। इसके बाद हम देखते हैं यूपी के शरीर के ऊपर जो होटल रेफ्रिजरेटर होता है वो गायब हो जाता है, यानी कि शूट या तो बेहोश हो चुका है या फिर वो नहीं रहा। इसके बाद हम देखते हैं मिलियरॉन किलो को लेके जा रहा होता है और वो अपने गॉड्स एक्सप्लेस यूज कर रहा होता है जिसकी वजह से यूपी को कुछ भी पता नहीं लगता। इसके बाद हम देखते हैं ब्लस्टर को जिसको एक पासकोड मांगा जाता है लिफ्ट के अंदर लेकिन इसके पास किसी भी तरह का कोड नहीं होता तो ये रैंडमली कोई भी कोड मार देता है जो गलत हो जाता है और इसके बाद बताया जाता है कि ये कोड गलत था, फिर से पासकोड मारने के लिए इसको बोला जाता है और इसको वार्निंग दी जाती है कि अगर फिर से गलत कोड मारोगे तो फिर तुम्हें इसी लिफ्ट के अंदर कैद रहना पड़ेगा। और ये सब इकाल्गो दूरी से देख रहा होता है और इकाल्गो को पता लगता है कि ब्लस्टर को पासकोड के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद ब्लस्टर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन इसने पासकोड गलत डाला होता है इसलिए ये जाम हो चुका होता है, लॉक हो चुका होता है और ये बाहर नहीं निकल पाता और तभी इकाल्गो को लगता है कि यही इसका मौका है। ये ट्रक से बाहर आता है और प्लान बनाना शुरू करता है। इसके बाद इकाल्गो सोचता है कि मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला तो मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूं, थोड़ी देर बाद स्लीपिंग गैस वहां पे आ जाएगी और उसके बाद ब्लस्टर बेहोश हो जाएगा, मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा और कार्गो के रास्ते से भाग जाऊंगा। इस तरह से अगर ये उठता
भी है तो उसके बाद ये इसी एलिवेटर के अंदर फंसा रहेगा। लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर जल्दी नहीं गई तो फिर किसी को भी शक हो जाएगा और मेरे दोस्तों के लिए खतरा हो सकता है। दूसरे ऑप्शन में जैसे ही ब्लस्टर बेहोश हो जाएगा उसके बाद मैं उसको लिफ्ट से निकाल दूंगा और उसके बाद किसी ट्रक की मदद से उसको लेके वेयर हाउस में भर दूंगा। वेयर हाउस के अंदर भी दरवाजे होते हैं और वहां पे भी पासपोर्ट सिस्टम है जिसके बारे में ब्लस्टर को कुछ भी नहीं पता, तो वहां से वो निकल नहीं पाएगा। और उसके बाद अगर मैं दूसरे रास्ते से ट्रक की मदद से जाऊंगा तो वहां पे एनिमी नहीं होंगे, लेकिन लिफ्ट से जाऊंगा तो खतरा ज्यादा होगा। इसके बाद इकाल्गो फिर से सोचता है कि नहीं 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 ये काम नहीं करेगा, मुझे ब्लस्टर को मारना होगा जब वो बेहोश होगा और उसके बाद मुझे उसकी बॉडी को कंट्रोल करना होगा और बाकी के जितने भी स्क्वाड्रन लीडर है उन सबको भी खत्म करना होगा। इसके बाद इकाल्गो अपना दोनों हाथों को मिला के अपना एयर गन बना लेता है और सोचता है कि जो गैप होगा उसकी बॉडी के अंदर, उस गैप के अंदर ये अपना बैरल डालेगा और गोली मार के उसको खत्म कर देगा। ये सच है कि इकाल्गो डेथ बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आज तक इसने कभी किसी को नहीं मारा। इसके बाद हम ब्लस्टर को देखते हैं जिसको वार्निंग मिलती है कि 30 सेकंड के अंदर पासकोड मारो वरना तुम्हें यहीं पे कैद कर लिया जाएगा, यानी कि स्लीपिंग गैस इसके पास भेजने वाले हैं अभी वो। इसके बाद इकाल्गो मॉनिटर रूम की तरफ बढ़ता है ताकि वो एलिवेटर में लगे हुए कैमरा से सब कुछ पता लगा सके कि अंदर क्या चल रहा है, और ये पासकोड मार के उसको ओपन करता है। और जैसे ही इसको ओपन करता है तभी ब्लस्टर अपने नैन बुलेट के जरिए उस दरवाजे को तोड़ देता है। इसके बाद इकाल्गो मॉनिटर रूम के अंदर चला जाता है और ब्लस्टर एक जोरदार लात मार के उस एलिवेटर की दीवार को तोड़ देता है और बोलता है कि चलो मैं बाहर तो आ गया, लेकिन मैंने एलिवेटर को तोड़ दिया तो इसका यूज नहीं कर सकता, किसी और दरवाजे से ही मुझे जाना होगा, कोई और रास्ता तो जरूर होगा। इसके बाद इकाल्गो मॉनिटर रूम से सब कुछ देख रहा होता है और सोचता है कि मैं एक बेवकूफ हूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो एलिवेटर को तोड़ के बाहर भी आ सकता है। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इंतजार करूं और जैसे मुझे मौका मिले वैसे ही मैं कार्गो एंट्रेंस यानी कि दूसरे रास्ते से निकल जाऊं, या फिर मैं इंतजार करूं कि वो कब बाहर निकले और उसके बाद मैं बाहर निकल जाऊं। लेकिन किसी भी तरीके से अगर वो पैलेस तक पहुंच जाता है तो वो सबको बता देगा कि उसने फ्लटर को मार दिया है, जिससे मैं तो सेफ हो जाऊंगा लेकिन मेरे दोस्त वो सब खतरे में आ जाएंगे। मैं एक बेवकूफ हूँ। इसके बाद इकाल्गो ब्लस्टर के सामने वाला दरवाजा बंद कर देता है, जिसको देख के ये आगे बढ़ता है ताकि ये पहुंच जाए, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत कम होती है। और इसके बाद ये अपनी नैन बुलेट से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा बहुत ज्यादा टफ होता है इसलिए उसके ऊपर एक सिंगल खरोच भी नहीं आती। और उसके बाद ब्लस्टर को समझ में आ जाता है कि ये बहुत ज्यादा टफ है, ये कुछ नहीं कर सकता। ये एलिवेटर की तरफ बढ़ने लगता है जहां पे इकाल्गो स्लीपिंग गैस को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वहां से भी इसको बाहर निकलना पड़ता है। इसके बाद इकाल्गो सोचता है कि मैं इसको यहाँ से जाने नहीं दे सकता, अगर मैं इसको यहाँ पे रोक नहीं पाता तो फिर मैं किसी काम का नहीं हूँ, और ये इसको एक ट्रैप के अंदर भरना चाहता है, इसी जगह पे रोकना चाहता है। इसके बाद ब्लस्टर दूसरे डायरेक्शन में बढ़ने लगता है, जिसको देख के इकाल्गो खुश होता है और सोचता है कि इसको मैं आसानी से ट्रैप के अंदर भर सकता हूँ। आगे ये इंतजार करता है एक सर्टेन पॉइंट के लिए, और जैसे ही ब्लस्टर उस जगह पे पहुंच जाता है ये आगे वाला दरवाजा बंद करता है। ब्लस्टर आगे की तरफ बढ़ता है तभी ये इसके पीछे वाला दरवाजा ही बंद कर देता है, लेकिन ब्लस्टर को ये बात समझ में आ जाती है। वो अपनी नैन बुलेट का इस्तेमाल करके पीछे की तरफ उड़ते हुए जाता है और पीछे के जो दरवाजा होता है वो बंद होने से पहले ये बाहर निकल जाता है। ये सब देखने के बाद इकाल्गो एकदम हैरान हो जाता है, और जो ब्लस्टर होता है वो बोलता है कि मुझे लगा ही था कि फ्लटर के बाद भी कोई तो होगा ही, तुम मुझे लचाने की कोशिश कर रहे थे, ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। अगर तुम एक तरफ का दरवाजा खोल दोगे तो सबको पता चल ही जाएगा, कोई ना कोई डाउट तो करेगा। अब मुझे तुम्हारे बारे में पता है, साथ में ये भी पता है कि तुम मॉनिटर रूम के अंदर से मुझे देख रहे होगे। इसके बाद इकाल्गो सोचता है कि मैंने इसको लगभग ट्रैप कर ही लिया था, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वो अभी भी कैद में ही है, वो यहाँ से अभी इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। स्लीपिंग गैस की वजह से वो जल्दी बेहोश होने वाला है, और तभी इकाल्गो को समझ में आता है कि वो एक्चुअली कैद नहीं है, एक ऐसा रास्ता है जहाँ से वो निकल के जा सकता है। इसके बाद ब्लस्टर सोचता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, ये शायद स्लीपिंग गैस ही होगा, और तब इकाल्गो सोचता है कि मुझे किसी भी तरह से इसको पता लगने से पहले कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना ही होगा। गैरेज के अंदर एक टैंक है जिसके जरिए मैं इसको लॉक कर सकता हूँ, लेकिन इसकी वजह से मैं खुद भी लॉक हो जाऊंगा, मुझे कोई और जुगाड़ लगाना होगा। और तब ये सोचने लगता है और कुछ ढूंढने लगता है, और इसको एक पाइप, एक दारू की बोतल और एक लाइटर मिलता है, जिसके जरिए ये कोई प्लान बनाता है। इसके बाद ब्लस्टर सोचता है कि मुझे इस शटर को किसी भी तरह से तोड़ना होगा, जो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, और इकाल्गो सोच रहा होता है कि मुझे इसको किसी भी तरह से रोकना होगा, मुझे ये करना ही होगा। आगे ब्लस्टर अपनी नैन की बुलेट का यूज करके शटर के ऊपर दे मारता है, लेकिन शटर के ऊपर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आता, मतलब ये इसको नहीं तोड़ सकता। इसके बाद ब्लस्टर को समझ में आ जाता है कि ये इन शटर को नहीं तोड़ सकता, तो ये प्लान बनाता है कि ये मॉनिटर रूम के अंदर जाएगा, जहां से ये शटर को कंट्रोल कर सकता है, शटर खोलेगा और यहाँ से निकल जाएगा, और इस प्लान के लिए ये मॉनिटर रूम की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी ये देखता है कि मॉनिटर रूम जाने से पहले भी इसको एक और शटर को तोड़ना पड़ेगा, और ये सोचता है कि हर बार शटर तोड़ना जरूरी है क्या, और तब इसको याद आता है कि एक और रास्ता है जहां पे ये बिना शटर तोड़े भी जा सकता है। लेकिन तभी ये शटर खुलने लगता है, और ये जब देखता है तो अंदर एक टैंक
पार्कड होता है, लेकिन उस टैंक के पीछे वाला जो शटर होता है वो भी बंद होता है। और ब्लस्टर को समझ में आता है कि पहले इसने मॉनिटर रूम के आगे वाले शटर को बंद किया होगा, उसके बाद ये टैंक को लाके पार्क किया होगा, उसके बाद ये फिर से मॉनिटर रूम के अंदर गया होगा, जहां पे इसने पहले उसके पीछे वाला जो दरवाजा है उसको बंद किया होगा और आगे वाले दरवाजे को बंद किया होगा और तेजी से आकर टैंक के अंदर छुप गया होगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो खुद भी इसी जगह पे ट्रैप हो चुका है। इसके पास निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, वो उसको भी बंद करना चाहता है सिर्फ मुझे मारने के लिए। मतलब ये अकेला नहीं है, इसके साथ जरूर कोई और होगा जो मॉनिटर रूम के अंदर से सब कुछ देख रहा होगा। इसके बाद ब्लस्टर बोलता है कि मैं उस टैंक के अंदर से तुम्हारी बॉडी बाहर निकालूंगा, उसके बाद मैं उसको फाड़ के रख दूंगा। इसके बाद इकालगो सोचता है कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मुझे कुछ करना होगा और आगे ये टैंक को बढ़ाने लगता है। इधर से ब्लस्टर इसके ऊपर फायर करता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। ये ब्लस्टर को ठोकने वाला होता है और ब्लस्टर एंड वक्त पे डॉज मार के इसके ऊपर फिर से फायरिंग करने लगता है, लेकिन ये अपनी गाड़ी को लेके एलिवेटर रूम के पास ठोक देता है। इसके बाद इकालगो सोचता है कि यस मैंने कर दिया, और तभी ब्लस्टर सोचता है कि इसने एलिवेटर को ब्लॉक कर दिया, वरना मैं वहां से भी निकल सकता था। पहले मैं छत को तोड़ता, उसके बाद वहां से निकल जाता और जो रस्सी होती उसकी जरिए मैं बाहर चला जाता। इसके बाद इकालगो सोचता है कि पहली परेशानी खत्म, मैंने एलिवेटर को बंद कर दिया और दारू डाल के वहां पे आग लगा के जला देता है उस जगह को। इसके बाद टैंक का ढक्कन खुलता है और ब्लस्टर बोलता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो फिर मेरा सामना करो, मैं तुम्हारे शरीर के अंदर इतनी गोलियां भरूंगा, इतनी गोलियां भरूंगा कि तुम गिन नहीं पाओगे। तुम्हें क्या लगा था सल्लू भाई का डायलॉग मारूंगा। इसके बाद टैंक से धुआं निकलता है जिसको ब्लस्टर देखता है और हम देखते हैं धुआं को, जिसके अंदर से इकालगो बाहर निकल के आके किसी और जगह पे जाके छुप जाता है। इसके बाद ब्लस्टर टैंक के ऊपर चढ़ के देखता है कि अंदर आग लग चुकी होती है, मशीन खराब हो चुकी होती है, अब इस टैंक को निकालने का कोई भी तरीका नहीं है और ये सोचता है क्या वो अंदर ही मर गया। इसके बाद ये देखता है एलिवेटर और इस टैंक के बीच में थोड़ी सी गैप होती है जहां पे ये निकल के नहीं जा सकता, इसलिए ये गोलियां चला के उस जगह को बड़ा करना चाहता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ब्लस्टर टैंक से नीचे उतरता है और कैमरा की तरफ देख के बोलता है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ पे जल के मर रहा है, अगर तुम यहाँ पे शटर खोल दोगे तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगा, तुम मेरी बातें सुन पा रहे हो ना। इसके बाद हम इकालगो को देखते हैं जो एलिवेटर के अंदर स्लीपिंग गैस के बीच में बैठा होता है, लेकिन वो पाइप का इस्तेमाल करके सांस ले रहा होता है और ये एक ऑक्टोपस होता है, इसलिए इतनी छोटी जगह से भी ये बाहर आ सकता है या फिर अंदर जा भी सकता है। और यहाँ पे इकालगो सोचता है कि दूसरी परेशानी भी खत्म। बाहर से ब्लस्टर चिल्ला रहा होता है दरवाजा खोलने के लिए और वो खांस रहा होता है, यानी कि अब इसको स्लीपिंग गैस का असर हो रहा है। इकालगो भी आराम से उधर बैठा होता है और सोचता है कि जैसे ही चारों तरफ स्लीपिंग गैस भर जाएगी वैसे ही ब्लस्टर बेहोश हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। धीरे धीरे करके पूरे रूम के अंदर स्लीपिंग गैस भर जाता है और ये अपने आप को बचाने के लिए अपनी सांसों को रोक लेता है। इसके बाद ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए ये एलिवेटर से बाहर की तरफ आता है और ये देखता है ब्लस्टर बेहोश होकर पड़ा होता है और ये बोलता है कि मेरा तीसरा प्रॉब्लम भी खत्म हो गया और ये आगे बढ़ने लगता है धीरे धीरे और पेशेंटली आगे बढ़ने लगता है। अपना हाथ को गन में कन्वर्ट करता है और इसके गले के पास उसको लगा के फोड़ने वाला होता है, यानी कि गोली मारने वाला होता है। इसके बाद इकालगो सोचता है कि ये मेरी आखिरी परेशानी है, जैसे ही मैं ट्रिगर दबाऊंगा वैसे ही ये भी खत्म हो जाएगी। इसको मारना बेस्ट ऑप्शन है, इसको मारने के बाद मैं इसकी बॉडी के अंदर घुस जाऊंगा, जिसके बाद मैं पैलेस के पास आसपास आसानी से घूम सकता हूँ। मुझे इसको मारना ही होगा, बस एक ट्रिगर ही तो दबाना है। यहाँ पे मैं अकेला हूँ तो मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला, मुझे इसको किसी भी तरह से मारना ही होगा। मैं इसको मार दूंगा, लेकिन तभी इसकी सांसें फूलने लगती है और ये सीधा भागने लगता है मॉनिटर रूम की तरफ। और इसने मॉनिटर रूम के पहले जो शटर होता है ना उसको थोड़ा सा खुला रखा होता है, जिसकी वजह से ये उसके अंदर से भी निकल के चला जाता है। इसके बाद ये मॉनिटर रूम के अंदर जाके स्लीपिंग गैस को पहले बंद करता है और जो शटर उसने आधा खोला होता है उसको भी पूरी तरह से बंद कर देता है। इसके बाद ये थोड़ी सी उल्टियां करता है और वहां पे रोने लगता है और इसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू होते हैं और ये रोते हुए बोलता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको नहीं मार पाऊंगा क्योंकि मैं डरता हूं, मैं एक कायर हूं। इसके बाद हम देखते हैं शाहपूफ और मोरल को जो अभी भी थ्रोन रूम के सामने होते हैं। मोरल के सामने शाहपूफ होता है और मोरल के दिल में बहुत सारे सवाल और बहुत सारे डाउट्स होते हैं। यहाँ पे मोरल सोच रहा होता है कि जब यूपी ने शाहपूफ और पीटो को बुलाया था तब ऐसा भी तो हो सकता है कि पूप ने उसकी बातों को सुना ही नहीं होगा, शायद वो सुन ही नहीं पाया होगा। शाहपूफ अभी भी कुकून के अंदर है तो ऐसा हो सकता है कि उस कुकून के अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो रहा हो, शायद वो अभी तक पूरी तरह से एक क्रिएचर नहीं बना हुआ होगा, तो शायद वो अभी डिफेंसलेस है। क्या मैं अटैक कर दूं इसके ऊपर? लेकिन शाहपूफ इतना बेवकूफ नहीं है कि वो इतनी टफ सिचुएशन के अंदर इस तरह के डिसीजन ले। ये बहुत ही घटिया सा डिसीजन होना चाहिए अगर वो लेता है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक ट्रैप है, ये एक जाल है, जरूर ये एक जाल ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जाल कब एक्टिवेट होगा, जब मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा या फिर ये जाल बहुत पहले से ही एक्टिवेट हो चुका है। आखिरकार मुझे इनमें से करना क्या चाहिए, अटैक करना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए? और
तभी शाहबूब सोचता है कि तुम्हें इतने ज्यादा शक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तुम अपने काम में माहिर हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अटैक करो या फिर अपना टाइम खोटी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और शाहबूब यहाँ पे भी है, मतलब शाहबूब ने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया होगा। एक पार्ट मोरल के सामने है और दूसरा किंग की तलाश कर रहा होगा। और मोरल यहाँ पे कंफ्यूज होता है, ये सोचता है कि इसके ऊपर अटैक करूं या फिर ना करूं, अटैक करूं या फिर ना करूं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताओ कि फ्लटर का काम किसने तमाम किया था। और दोस्तों इकालगो ने अपने आप को कायर कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कायर है, बस वो इतना अच्छा है कि वो अपने दुश्मनों को भी नहीं मार पाता। और अगर तुम्हें भी यही लगता है तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बच जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा देने का, एकदम टन टना टन 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 टारा चलती है क्या 9 से 11 बज जाना चाहिए। तुम वीडियो को आखिरी तक देख रहे हो तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तो बनता है यार। तो एक शायरी सुनो कि प्यार नहीं छुपता किसी की आड़ में, कि प्यार नहीं छुपता किसी की आड़ में, कैसे किंग कैसे कमोगी, दोनों जाएंगे भाड़ में।